कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे ईसब गोल्ड की, जो नया लॉन्च है एनसीडीएक्स पर। भावों में अच्छी खासी बढ़त है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। कैसे करें इस पे कारोबार बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर डॉलर में गिरावट से इसको फायदा मिला है। यहां पर क्या हो स्ट्रैटेजीज, इस पर भी करेंगे चर्चा। और साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर आज कुछ मुनाफा वसूली फाइनली देखने को मिली है अक्रॉस सेक्टर। यहां पर कैसे हो स्ट्रैटेजीज, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ एंड फाउंडर रुपेश दलाल, एनसीडीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव जुड़ेंगे हमारे साथ, और साथ ही प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के प्रोप्राइटर जिग्नेश नई से भी हम करेंगे बात। शुरुआत एक नए लॉन्च के साथ ही कर लेते हैं, और ईसब गोल्ड की भी आज यहां पर एंट्री हो चुकी है। इस कमोडिटी काफी चर्चा में रही है, इसके फंडामेंटल्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है, और ये एक कमोडिटी है जिसकी काफी मांग भी रही है कि इसको डेरिवेटिव मार्केट्स में लॉन्च किया जाए। और आज हमने देखा है कि 4 एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर एनसीडीएक्स की तरफ से लॉन्च भी हुए हैं। कपिल नमस्कार, स्वागत है एंड कांग्रेचुलेशंस। एक और नई कमोडिटी, और इसको काफी बाजार वॉच भी कर रहा है। एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं यहां पर, पार्टिसिपेंट्स इसका इंतजार भी करते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप इस लॉन्च को, क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं यहां? कपिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जिग्नेश जी, आपसे जानना चाहेंगे फंडामेंटल्स फिलहाल यहां पर कैसे हैं? फंडामेंटल्स में देखें तो मैडम ईसबगुल पूरे वर्ल्ड में अकेले इंडिया में इसका प्रोडक्शन है। इसका प्रोडक्शन साइज है 30 से 35 लैक्स बैग का है। 75 पर केजी एक बैग में जमा होता है। अ, अनुमान था कि 30-35 लाख बैग आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर प्राइस राइज हुआ था 20 से 25%। और इसके अनुमान के मुताबिक अच्छा क्रॉप भी मतलब ग्रो हुआ था। लेकिन फरवरी एंड से और मार्च पूरा सब में मानसून की जो अनएक्सपेक्टेड मानसून हुई है राजस्थान और गुजरात साइड में, तो वो रेन डैमेज के कारण क्रॉप 35 से 40% डैमेज हो गया है। तो करीबन अभी अनुमान जो नया ट्रेडर और जो मिलर्स है उन्होंने निकाला है 23 से 25 लैक्स बैग का। और इंडिया और पूरे वर्ल्ड का कंजप्शन देखे तो 28 से 30 लैक्स बैग का है। उसमें से 25 लैक्स बैग एक्सपोर्ट में जाता है, और 5 लैक्स बैग से वो एशियन कंट्रीज में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और अपने इंडिया में वो फार्मा इंडस्ट्री और बेकरी इंडस्ट्री में जाता है। जी जिग्नेश जी, एक्सपोर्ट आपने कहा कितना होता है यहाँ पर? 20 से 25 लाख 25 बैग्स। लैक्स बैग। हाँ, 20 से 25 लाख बैग्स की 25 अगर लैक्स हम बैग। फसल देख रहे हैं, तो इंडिया कंजम्पशन और एक्सपोर्ट के नंबर्स क्या हैं? इंडिया कंजप्शन 5 लैक्स बैग ही है। ओके। और एशियन कंट्री दोनों मिला के 5 लैक्स बैग होता है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 10 से 12 लैक्स बैग है। ओके। और आपको लगता है यहाँ से भी भाव और ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे, जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? अभी 2 महीने पहले जनवरी एंड और फरवरी के शुरुआत में ये कमोडिटी के भाव थे 15,500 से लेके 16,500 थे। अभी हम्म। ऊंचा मार्केट में 23,000 से 24,000 में ये कमोडिटी बिक रही है। आगे अनुमान है कि ये आगे जाके 32,000 से 35,000 के लेवल देखने के लिए हाजिर मार्केट में मिल सकते हैं आराम से। और जिग्नेश जी, आपका क्या व्यू है? जिस तरह से अब एनसीडीएक्स ने यहाँ पर इसे लॉन्च किया है, क्या पार्टिसिपेंट्स को, कारोबारियों को अब इसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह की वॉल्टिलिटी आपने बताई और जिस तरह की फसल है, क्लियरली बाजार की मांग रही है कि यहाँ पर कारोबार करने को मिले। एक्चुअल में इसका फायदा ये पूरे वर्ल्ड में सबसे हॉट फेवरेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंडिया का अगर कोई है तो ईसबगुल ही था। एक्सचेंज ने तो काफी ट्राई किया। अदर एक्सचेंज में पहले इसका परमिशन मिल चुका था, तो एनसीडीएक्स को नहीं मिल रहा था। और अभी एनसीडीएक्स की क्या है कि सब जगह पे इसकी प्रेजेंस है। और ट्रेडर और फार्मर आजकल एफपीओ भी काफी सारे इसके अंदर पार्टिसिपेशन आज एफपीओ का भी आया है। वो लोग भी ऊपर के भाव में सेलर बने हैं, एब्सोल्युटली। क्योंकि उन्होंने नीचे भाव के अनुमान से बेचने के लिए तैयारी रखी थी। जी। लेकिन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अभी 24,000 का भाव उनको अच्छा मिल रहा है, जो 15,500 में पहले बेचने के लिए तैयार थे। तो राइट। 24,000 के भाव पे भी अभी वो लोग बेच रहे हैं। और आगे फार्मर्स भी बोल रहे हैं कि क्रॉप है वो कम ही है, तो आगे जाके इसका भाव आराम से बढ़ेगा। ऑल राइट। क्लियरली ये सारे फंडामेंटल्स हैं यहाँ पर ईसब गोल्ड में, और जैसे जिग्नेश जी ने कहा भी कि इंतजार रहा है और काफी तरीके से हेज और कारोबार करने का अब यहाँ पर एनसीडीएक्स पे मौका भी है। कपिल, कांग्रेचुलेशन, स्वागत है आपका शो में। और एक और ऐसी कमोडिटी जिसका बाजार को इंतजार रहा है, बाजार उसकी मांग भी करता रहा है। सबसे पहले आपसे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस और ओवरऑल डिटेल्स इसकी जानना चाहेंगे।
थैंक यू मनीषा जी। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो गया है, ट्रेडिंग भी रिज्यूम हो गई है और काफ़ी अच्छा जो फीडबैक है और जो रेस्पॉन्स है हमें मार्केट से मिल रहा है। देखिए, जैसे जिग्नेश जी ने बताया कि इसबगोल इज़ ए वेरी नीश बट इंडस्ट्रियल कमोडिटी, और जिस तरीके से इसका प्रोडक्शन और यूटिलिटी बाकी सारे सेक्टर्स में बढ़ रही है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल में, इट्स ए डाइटरी फाइबर प्रोडक्ट। तो हम काफ़ी टाइम से इसको रिव्यू कर रहे थे और इसका जो बिहेवियर है फिजिकल मार्केट में हम स्टडी कर रहे थे, और जब हमें लगा कि यस, ये एक ऐसी कमोडिटी है जो कि पोटेंशियल रखती है, क्योंकि ये ट्रेड हो रही थी एक दूसरी एक्सचेंज पे अराउंड 50 करोड़ पर डे का इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम था, डिपॉजिट्स और डिलीवरी भी काफ़ी हेल्दी थे। तो हमने इसको एनालिसिस किया, मार्केट फीडबैक लिया और उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया। थोड़ा डिले हो गए हम लॉन्च करने में क्योंकि सीजन थोड़ा सा निकल गया है, बट यस, पैरामीटर हमने मार्केट के साथ डिस्कस करने के बाद ही रखे हैं। 3 टन का लॉट साइज है, 150 टन का मैक्सिमम ऑर्डर साइज है, 4+2% का सर्किट है, और जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो सब FSSAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हैं। तो एवरीथिंग इज इन प्लेस। और जिस तरह की वॉलेटिलिटी इस कमोडिटी ने देखी है पिछले कुछ सालों में, एवरेज वॉलेटिलिटी 25 to 30% है, और इस साल जो प्राइस का मूवमेंट है बिफोर वायदा, वो बहुत ही हाईली वोलेटाइल है, और हमें लगता है कि फ्यूचर्स मार्केट की प्रेजेंस आने से जो भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स और फार्मर्स हैं वो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। कपिल, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि इंडिया इकलौता इसका यहाँ पर प्रोड्यूसर है, इंडिजिनस कमोडिटी है यहाँ पर, तो जो प्राइस रेफरेंस है, प्राइस मेकिंग है, वो भी यहाँ पर भारत में ही होती है। उस लिहाज से भी आप कहेंगे कि इम्पोर्टेंट कमोडिटी है? देखिए, हमारा हमेशा से एज एन एक्सचेंज हमने हमेशा से यही कॉल लिया है कि वी हैव टू ऐड वैल्यू टू द वैल्यू चेन एंड टू द इकोसिस्टम। और अगर आप जितनी भी कमोडिटीज हमारे देखेंगे, मोस्टली वो सेट कर रही हैं ग्लोबल बेंचमार्क प्राइसेस। सारे स्पाइसेस अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली फॉलो होते हैं NCDX के प्राइसेस। ग्वार सीड, ग्वार गम, हर कंट्री फॉलो करती है जहाँ पे भी इसका एक्सपोर्ट होता है। कैस्टर में भी सेम है, और जब हमारे पास चना था तब भी है। एंड यू वोंट बिलीव, अभी ऑस्ट्रेलिया के ट्रेडर हमें फोन करते हैं कि कब आप चने का प्राइस शुरू कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक आवर स्ट्रेटजी इन चना ट्रेडिंग। सो वी हैव बीन वेरी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड अपॉर्चुनिटी एंड द इकोसिस्टम रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड दिस इज करेक्ट कि इसबगोल में के वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं वो रोल और स्ट्रांग हो जाता है अगर आप बेंचमार्क प्राइस ग्लोबल मार्केट को दे पाते हैं। जस्ट 1 second, वी हैव सीन मनीषा जी मैनी कॉन्ट्रैक्ट गोइंग आउट फ्रॉम एक्सचेंज, एंड पेपर का मैं और चिली का एक एग्जांपल लूंगा जहां पर हमारे प्राइसेस ग्लोबली फॉलो होते थे। और नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड एंड ऑब्जर्व्ड कि एक्सचेंज से जाने के बाद एक बेंचमार्क प्राइस को लेके काफी डाउट हो जाता है, एंड दैट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू सम ग्लोबल प्लेयर टू सेट देयर प्राइसेस एज अ बेंचमार्क, जो कि वियतनाम आज की तारीख में पेपर में कर रहा है। तो हम ये नहीं बोलते कि क्या होगा, बट यस, हैविंग ए बेंचमार्क प्राइस थ्रू ए वेरी ट्रांसपेरेंट डेरिवेटिव्स मैकेनिज्म हेल्प्स सेटिंग आवर प्राइसेस इन द ग्लोबल मार्केट। ऑफ कोर्स यहाँ पर इसबगोल पे तो और चर्चा करेंगे ही, लेकिन क्योंकि कपिल आप हमारे साथ हैं, स्टील की वॉल्यूम्स हमने थोड़ी बेहतर यहाँ पर होते हुए देखी हैं, और बाजार अब एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि जल्दी ही कॉफी और ग्राउंडनट में भी हम यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखेंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे? Steel, again, Manisha, is the largest metal, and fortunately we could launch it a year back. अगर आप बाकी मेटल्स देखेंगे जो इंडियन डेरिवेटिव्स में ट्रेड हो रहे हैं, उनका साइज और स्टील का साइज देखेंगे तो देयर इज a huge potential for Indian market to have the steel derivatives, and after China we are the largest consumer. So we have started our efforts in steel, and now it's almost a year. We have seen deposits coming in, which was a चैलेंज फॉर अस, क्योंकि BIS ग्रेड के साथ हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया था, बट अराउंड 2000 टन का डिपॉजिट्स भी हो गया है, डिलीवरी भी हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी भी बिल्ड होना धीरे धीरे शुरू हो गया, OI भी हमारा 5000 टन के लगभग तक पहुंच गया है। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे स्टील यहाँ से पिक करेगा, और वैल्यू चेन इस कॉन्ट्रैक्ट को जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन जल्दी से नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ग्राउंडनट का अप्रूवल हमारे पास आ गया है, और we are doing our marketing exercise, and hopefully next month we will be making it live, Manisha ji. ऑल राइट, और कॉफी के बारे में क्या ख्याल है? कॉफी हमने लॉन्च किया है। वी थॉट देयर विल बी सम activities looking at the volatility, but somehow as of now we are not seeing that kind of liquidity which we were expecting, so we are again reviewing our contract and the market expectation. Hopefully we'll make certain changes and we'll repush it to the market. ऑल राइट,
तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पर ईसबगोल का नया लॉन्च है, बाजार उसको मांग ही रहा था। ग्राउंडनट अब यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाएगा। स्टील में कारोबार हमने अच्छा होता हुआ देखा है और कॉफी को एक और पुश की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये ऑफ कोर्स स्टेटमेंट्स कपिल की तरफ से। लेकिन ईसबगोल की तरफ वापस जाएंगे क्योंकि आज का दिन तो ईसबगोल को ही बिलोंग करता है। रुपेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक कमोडिटी जो इवन एज एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रही थी लेकिन सबने इसकी बात जरूर की है, इसको ट्रैक जरूर किया है। अब्दुल, अगर देखें तो अगेन नैरो कमोडिटी 10-15 साल पहले एक और एक्शन ने भी ट्राई किया था लेकिन दे डिडंट सक्सेसफुल। एनसीडीएक्स को का ये जो ईसबगोल शुरू करने का प्रयास है वो सराहनीय है। मुझे लग रहा है एक सक्सेसफुल कमोडिटी बन सकती है बिकॉज प्राइस वोलेटिलिटी है, स्पेकुलेटर्स लोग का इंटरेस्ट भी इसमें ज्यादा रहता है और मैक्सिमम उसका 80 to 85% एक्सपोर्ट ही हो रहा है। नो डाउट 5 to 6,000 करोड़ के आसपास की जो कमोडिटी है वो नैरो कमोडिटी है, तो इंटरेस्ट भी रहेगा। और अभी ये साल अगर देखें तो ऊंझा वाले का ही साल चल रहा है, फॉलोड बाय जीरा। मुझे लग रहा है अगेन वन कमोडिटी फ्रॉम ऊंझा साइड इज ईसबगोल। उसके बाद में सॉफ्ट भी लाने के लिए अगर एनसीडीएक्स ट्राई करे तो उसमें भी सक्सेसफुल मिल सकती है। तो अगर वो ट्रेंड को फॉलो करे तो मुझे लग रहा है ईसबगोल एक अच्छी कमोडिटी बन सकती है अगर उसमें लिक्विडिटी आ गई। वोलेटिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, प्राइसेस अभी टॉप पे चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द ईसबगोल कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट कपिल, सौंफ एक और कमोडिटी है जो यहाँ पर मांगी जा रही है, तो क्लियरली लिस्ट यहाँ पर लंबी होती हुई नजर आई है। इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और वॉलेटिलिटी भी है, तो शायद सही समय भी है। आप क्या कहेंगे? नहीं, हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट को साइमल्टेनियसली स्टडी करते रहते हैं और जैसे कि रुपेश जी ने बताया, वॉलेटिलिटी, मार्केट साइज, वैल्यू चेन प्रेजेंस, फिजिकल मार्केट बिहेवियर, और उसके बाद भी लॉन्च वन प्रोडक्ट टू द डेरिवेटिव्स मार्केट। तो सौंफ है, उसके अलावा मेथी है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हमें मार्केट से फीडबैक मिलता रहता है और हम उसकी एनालिसिस करते रहते हैं। बट यस, वी आर वर्किंग ऑन फ्यू मोर प्रोडक्ट्स विच आर वेरी एक्साइटिंग। Hopefully once we conclude our study on that, we will be again there to discuss that. All right, absolutely. आज के लिए बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशंस कपिल, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए भी सीएनबीसी आवाज पर और वो सारी डिटेल्स बात करने के लिए भी। जिग्नेश जी, आपसे भी बात करके अच्छा लगा। काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आपने यहाँ पर बताए हैं, काफी सारे नंबर्स के साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो यहाँ पर लेंगे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका और बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, जहाँ पर डॉलर की गिरावट का कुछ फायदा वापस मिलते हुए नजर आया है। जय, कैसे देखते हैं करंट लेवल्स और यहाँ से क्या करने की राय है? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। मुझे लगता है थोड़ा सा और प्रेशर हो सकता है आने वाले दिनों में और देखने को मिले। आई थिंक 59,500 से 59,800 मेरे हिसाब से एक अच्छा रेंज रहेगा फिर से बाइंग इनिशिएट करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये भी देखना जरूरी है कि इस वीकेंड पे अक्षय तृतीया है और उसके कारण हो सकता है यहाँ पे कोई भी प्राइस में गिरावट मिले तो यहाँ पे रिन्यूड बाइंग घरेलू मार्केट में भी निकल के आ सकता है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी डिमांड और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है डिजिटल मोड पे, वहां भी बाइंग देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए फॉर द टाइम भी। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली स्क्रीन पे जरूर है लेकिन खरीदारी की राय यहाँ पर डिप्स पे अभी भी बरकरार है। साथ ही बात यहाँ पर मेटल्स की करेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे गेंस इस हफ्ते में देखने को मिले हैं। अगर आप नजर डालें एल्यूमिनियम पे तो कल 2.5% की तेजी यहाँ पर कल शाम को देखने को मिली थी। हमने जिंक में भी यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में 3 से 4% की बढ़त आते हुए देखी है। टिन कल 10% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था और कॉपर में भी सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं। आज हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर है, कल के गेंस के बाद 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार। यहाँ पर जय, क्या राय है? मनीषा, देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का नंबर आया वो अभी भी उम्मीद से बहुत बेहतर था, जिसके कारण ये उम्मीद जरूर है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड में कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अभी भी एक कंसर्न ये है कि इस तरह के नंबर्स अगर आएंगे तो शायद यहाँ पे फेड का जो रेट हाइक का सिलसिला है वो रुके नहीं। और जो कंसेंसस ये बन रहा है कि आई थिंक मई के जो फेड मीटिंग है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का राइज देखने को मिलेगा, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे एक हेडविंड है। तो बहुत ज्यादा क्लियर कट तेजी तो नहीं लग रहा है लेकिन एक रेंज बाउंड मूवमेंट मुझे समझ में आ रहा है। आई थिंक कॉपर की बात करें तो 785 से 760, वहीं एल्यूमिनियम की बात की जाए तो 218 से 208, मुझे लगता है यही दायरा रहेगा। अगर हायर लेवल्स पे जाता है तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखें, अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आता है तो वहाँ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऑलराइट,
तो खरीदारी की राय यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ रही है। रुपेश, आप कच्चे तेल को फिलहाल यहाँ पर कैसे देखते हैं, क्योंकि 80 के ऊपर कारोबार बना हुआ है, बाजार को लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर अच्छा था, सेकंड उससे बेहतर हो सकता है, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर तक हम यहाँ पर टाइटनेस और चाइनीज डिमांड भी वापस आता हुआ देखेंगे। जो सबसे कल चाइनीज डेटा एंड डिमांड अभी जो निकली है वो सबसे क्रूड ऑयल में थोड़ा तेजी का मूड बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी इसमें रहनी चाहिए। अगर $78-79 के आसपास आता है तो इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में अराउंड 6500 के आसपास उसमें लेने का बन सकता है। स्टॉप लॉस अराउंड 6350 के आसपास लेना चाहिए और 2-3 दिन में ऐसा लग रहा है कि अराउंड 6750 और 6800 के आसपास क्रूड ऑयल की मार्केट रहनी चाहिए इन एमसीएक्स। ओके, गैस में भी सपोर्ट है जय, और यहाँ माना जा रहा है कि जो अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं उससे एयर कंडीशनिंग डिमांड एक डेफिनेट तौर पे वापस आ रही है और हमने ड्रॉ डाउन भी देखा है इन्वेंट्रीज में अच्छा खासा। क्या यहाँ पर अब बाइंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? मनीषा, देखिए बहुत पिकुलियर कमोडिटी है नेचुरल गैस। जब विंटर में लोग एंटिसिपेट कर रहे थे तो ये नया लो बना रहा था। अब समर में यहाँ पे अच्छा खासा तेजी का रूप दिख रहा है। आई थिंक 205 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। मुझे डाउट है कि वो लेवल ब्रीच कर पाएगा। आई थिंक 180 से 205 एक बेटर ट्रेडिंग रेंज है। यहाँ से कोई अपसाइड दिखे तो आई थिंक उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। अगेन 180 to 180 के आसपास आया तो वहां फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। कोई क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं नजर आ रहा है। आई थिंक अगेन बाइंग ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज टुवर्ड्स रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल, उसको ध्यान में रख के काम करना चाहिए। जय, डॉलर इंडेक्स अब आप यहाँ पर कैसा देखते हैं? 101 और 102 के बीच में फिलहाल अटकता हुआ दिखा है ये। मनीषा, मुझे लगता है 100 का एक लेवल है, वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। जिस तरह की बातें चल रही हैं डी डॉलराइजेशन की, आई थिंक ये बहुत बड़ा प्ले है और लॉन्ग टर्म इसमें होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि डॉलर सिर्फ यूएस की करेंसी नहीं है। इनफैक्ट इट्स मोर ऑफ अ ग्लोबल करेंसी। आज जो भी मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं उनके सारे रिजर्व्स यहाँ पे डॉलर में हैं, तो डॉलर को यहाँ से डी डॉलराइज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। आई थिंक उसमें समय लगेगा, लेकिन मार्केट उसको ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस इन करके चल रहा है। तो 100 के आसपास मुझे लगता है फिर से यहाँ 108, 109 का लेवल पॉसिबल है। अगर रुपी की बात करें तो आई थिंक 8150 एक मेजर सपोर्ट है, बट अभी जो करंट ट्रेंड है उसमें यही लग रहा है कि रुपी में वीकनेस आने वाले दिनों में बढ़ सकता है और 82.8 तक का लेवल देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथन के कारण। ऑलराइट, डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन और रुपए में ऑफ कोर्स आज हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार है। ये दूसरा लगातार दिन है जब यहाँ पर वीकनेस के साथ रुपए में कारोबार होता हुआ नजर आया। रुपेश, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर इसबगोल्ड की बात तो की ही है, लेकिन बाकी कमोडिटीज़ में अब क्या हाल है, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली मसालों में है। डिप्स पे खरीदारी अभी भी लगातार हम जीरे में आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कैस्टर, गुआर, कोई आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर? मसाला की बात करें तो धनिया जो ऐसा लग रहा था कि अराउंड 6500 के आसपास स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अभी भी रुकने का नाम नहीं दे रहा है। गिरावट अभी भी चालू है बिकॉज अराइवल्स का प्रेशर ह्यूज है। सब मंडिया में यूज है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अराइवल्स बहुत अच्छी खासी बढ़ रही है और फार्मर्स की सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है 6100 के आसपास अगर आए तो सब स्टॉकिस्ट, बिकॉज जीरा में जिनमें जो स्टॉकिस्ट ऊंचे भाव में एंट्री नहीं मार रहे उनका ध्यान अभी कोरिएंडर की तरफ या धनिया की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है 6000 के आसपास स्टॉकिस्ट लोग की एंट्री आ सकती है और अगर स्टॉकिस्ट की बाइंग आ जाती है तो 6000 बॉटम पकड़ के चलना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 5800। आगे अगर अल्नीनो का इंपैक्ट आता है, मॉनसून थोड़ा डिले हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ये भाव से 400 से 500 की तेजी अपेक्षित है, सब्जेक्ट टू मॉनसून अगर प्रॉपर नहीं रहा तो इसमें उछाला आ सकता है, लेकिन तेजी की अपेक्षा अभी बहुत कम है क्योंकि क्रॉप ज्यादा है। तो आज के दिन के लिए अगर मुझे पूछे तो कोरिएंडर अगर 6100 के बीच में आता है तो उसमें बाइंग कर सकते हैं। ऑलराइट, और गुआर में आपका क्या व्यू है? गुआर में भी फॉलोइंग मसाला स्पाइसेस मार्केट के प्रेशर और अच्छे मॉनसून की अपेक्षा के कारण जो आईएमडी का रिपोर्ट आया कि नॉर्मल मॉनसून रहेगा तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। सामने एक्सपोर्ट की डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड बहुत कमजोर है, उस सबसे प्रेशर मेंटेन्ड है, लेकिन सप्लाई साइड भी इतना प्रेशर नहीं दिख रहा है। डिमांड बहुत कंपेयर टू सप्लाई डिमांड कमजोर होने के कारण अब बाजार में प्रेशर है। आगे लग रहा है कि 5500 के आसपास स्टेबल होना चाहिए गवार सीट और 11000 के आसपास गवार गम स्टेबल होना चाहिए। ऑलराइट, यानी कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर गुआर में आगे जारी रह सकती है। एज ऑफ नाउ मॉनसून बेहतर होने की खबर है। आगे जाके एल निनो से क्या होता है उसके ऊपर बाजार की ऑफकोर्स नजर रहेगी और इसे तो प्रॉक्सी भी माना जाता है मौसम को लेकर। लेकिन एज ऑफ नाउ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया जय, रुपेश, आप दोनों का साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो पूरा एक्शन डालेंगे इक्विटी मार्केट्स की तरफ।